हाय एवरीवन, आज का पहला सवाल है ओलंपिक एक्सपोर्ट गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 2027 में ओलंपिक एक्सपोर्ट गेम्स की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक स्पोर्ट गेम की शुरू करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और सऊदी अरब को 2027 में पहली बार ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सऊदी ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति के साथ भागीदारी करके इस तरह की गेम्स को शुरुआत करेगा। इसका संस्थापक जो भागीदार होगा वो होगा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन के द्वारा होगा। चलिए देखते हैं सऊदी अरब के बारे में। इसे आधिकारिक तौर पे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया कहा जाता है। यह पश्चिम एशिया का एक देश है। यहाँ देख सकते हैं ये सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया के जो पड़ोसी सऊदी अरबिया को जो सीमा साझा करती हुई देश कौन कौन सा है? उत्तर में जॉर्डन, इराक, कुवैत, पूरब में पर्सियन गल्फ से सीमा साझा करता है, वही बहरीन और कतर से भी करता है, यूएई से, वही दक्षिण में ओमान और यमन से, और पश्चिम में रेड सी से सीमा साझा करता है। उसके बाद इसकी राजधानी रियाद में है। इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र स्थल मक्का मदीना इसी सऊदी अरब में है और वही इसकी कैपिटल रियाद है। यहाँ की मुद्रा को सऊदी रियाल कहा जाता है और यहाँ के राजा है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और वही क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान। इस फैक्ट को याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। मत्स्य 6000 किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा NIOT राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा इसे विकसित किया गया। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में मत्स्य 6000 भारत की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने ड्राई और वेट टेस्टिंग को परीक्षण पूरा कर लिया है। मत्स्य 6000 भारत की गहरे समुद्र चलने वाली पनडुब्बी है जिसे समुद्र अन्वेषण, विशेष रूप से गहरे समुद्र में खनन और जैव विविधता अध्ययन के लिए इसे डिजाइन किया गया था। यह समुद्र यान मिशन के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया। यह यान समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है, इसीलिए इसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। यह गहरे समुद्र में अन्वेषण करेगा। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? इसका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इसको नोडल मंत्रालय से याद रखेंगे। अन्वेषण करने के लिए 3 व्यक्ति साथ जाएगा। इसका समुद्रयान प्रोजेक्ट का नाम है समुद्रयान है और भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है और 2025-26 में अन्वेषण शुरू किया जाएगा। अगला सवाल था भारत टेक्स 2025 इस वर्ग का प्रदर्शनी कौन सा संस्करण था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2025 में इसका दूसरा संस्करण था भारत टेक्स 2025 का। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। भारत टेक्स 2025 एक वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम है जो 14 से लेकर 17 फरवरी 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत के कपड़ा निर्यात के लिए लक्ष्य 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपए करना है। यह भारत का लक्ष्य है। वही भारत टेक्स 2025 का 12 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा समर्थित वार्षिक प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण था। इसे याद रखेंगे। ये 2nd एडिशन था भारत टेक्स का। यूरोपीय संघ और भारत के बीच साझेदारी क्या हुआ है इस टेक्स समारोह में? यूरोपीय संघ और भारत के कपड़ा मंत्रालय ने कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 7 नई परियोजना को शुरुआत की है। वित्तीय पोषण उद्देश्य इसका क्या है कि यूरोपीय संघ इन प्रोजेक्ट को 9.5 मिलियन की धनराशि से वित्त पोषित कर रहा है। इसका ध्यान वस्त्र उद्योग में स्थिरता, संसाधन दक्षता, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास पर ये जोर देगा। वही इसका लाभार्थी कौन कौन होगा? तो लगभग इसमें 35,000 लाभार्थी डायरेक्ट होंगे और 9 राज्यों में चलेगा यह प्रोजेक्ट, जैसे असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और हरियाणा में। तो ये प्रोजेक्ट। वही अगला सवाल देखते हैं। इलाती की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी में परवाल भित्ति के बारे में हाल ही में क्या खोज की गई है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोरल की वृद्धि में रुकावट देखी गई है हाल के अध्ययन में। यहाँ में जो कोरल वृत्ति है, जो कोरल रीफ है, उसके वृद्धि में रुकावट देखी गई है जो अध्ययन किया गया। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। अध्ययन में कोरल रीफ के विकास में उल्लेखनीय रुकावट की पहचान की गई है। यह रुकावट मेक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में परवाल भित्ति में देखी गई उस घटना के साथ मेल खाता है। शोध में पता चला है कि कोरल की वृद्धि में रुकावट का कारण टेक्टोनिक गतिविधियां और ग्लेशियोस्टेटिक समुद्र स्तर से उतार चढ़ाव को बताया गया। समुद्र के स्तर में एक अस्थायी गिरावट से रीफ में उजागर कर दिया और इसकी वृद्धि को रोक दिया गया। वही परवाल भित्ति के महत्व क्या होता है? कोरल रीफ समुद्र जैविक विविधता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे समुद्र के कार्बन चक्र का अभिन्न अंग है। तटीय कटाव और तूफानी लहरों के प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करता है, इसलिए इसकी महत्व अत्यधिक हो जाती है और जो समुद्र में जितने भी जीव जंतु है उसका आवास के रूप में भी कोरल भित्तियां काम करता है। इलाती की खाड़ी में बातें जानते हैं। इसके मुख्य बात है यहाँ पे हम देख सकते हैं इलाती की खाड़ी को। ये है इलाती की खाड़ी जो रेड सी से लगता है। रेड सी निकलते हुए जो गल्फ ऑफ स्यूज है, तो स्यूज चैनल तरफ जब जाता है तो ये 2 तरफ भाग जाता है। पश्चिम भाग में चला जाता है गल्फ ऑफ स्यूज और पूरब में चला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। इसी को इलाती की खाड़ी भी कहते हैं।
इसके बगल में पड़ोसी देश सऊदी अरबिया है, यहाँ पैलेस्तीन से बॉर्डर साझा करता है, और ये है आपको सिनाई पेनिनसुला इसकी साझा करता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इलाती की खाड़ी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इलाती की खाड़ी या अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी सिरे पे है और सिनाई प्रायद्वीप के पूरब और अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है। इसे हम नक्शा देख सकते हैं यहाँ पे। अकाबा की खाड़ी के किनारे 4 देशों की तटरेखा सामने होती है, मिस्र, पैलेस्तीन, जॉर्डन और सऊदी अरबिया। वही प्रवाल भित्तियां, विश्व की सबसे उत्तरी प्रवाल भित्तिया में पैलेस्तीन की इलाटी के पास स्थित है। अकाबा की खाड़ी गहरी है जिसका अधिकतम गहराई 1800 मीटर है, और वही इसकी स्वेज की खाड़ी उथली है परंतु इसकी चौड़ाई अत्यधिक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, ये रहा मेरा गल्फ ऑफ स्यूज, जो स्यूज कैनल से होते हुए मेडिटेरियन सी की जाकर मिल जाए, और ये मेरा रहा गल्फ ऑफ अकाबा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस भूकंपीय क्षेत्र की विशेषता बहुत कम भूकंपीय गतिविधियां होती है? कहने का मतलब है किस जोन में सबसे कम भूकंप आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जोन 2 में सबसे कम भूकंप आता है। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 4.0 तीव्रता का भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया है। दिल्ली के भूकंप दिल्ली और हरिद्वार रीज और दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें MS के पैमाने पर 8 तीव्रता तक विनाशकारी भूकंप आने की संभावना बताई गई है। यह भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जो भारत के दूसरे सबसे अत्यधिक जोखिम वाला जोन पाया जाता है। वही देखते हैं भारत में भूकंपीय क्षेत्र का विस्तारण कैसे किया गया है और यह कैसे इसका बंटवारा किया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिए गए देश के भूकंपीय क्षेत्र के मानचित्र के स्टेट वाइज भूकंपीय क्षेत्रों को जोन 2 से लेकर जोन 5 तक इसे क्लासिफाई किया गया है। जोन 5 में सबसे अत्यधिक सक्रिय अर्थात जोन 5 में सबसे ज्यादा भूकंप खतरनाक होते हैं, जहां पर ज्यादा विनाशकारी होता है। जोन उससे कम होता है जोन 4 में, और उससे कम होता है जोन 3, और सबसे कम होता है जोन 2 में। अब जोन 5 में कौन कौन सा देश आता है? तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ देख सकते हैं आपको, ये जितना भी रेड कलर का दिख रहा है ये सारा जोन 5 में, ये पूर्वोत्तर राज्य टोटल जोन 5 में आता है। वही उत्तर बिहार का उत्तरी भाग है ये जोन 5 में आता है। उत्तराखंड का उत्तरी भाग जोन 5 में है, और वही आपको हिमाचल प्रदेश का भी जो आता है हिस्सा जोन 5 में, और जम्मू कश्मीर का हिस्सा जोन 5 में, और वही गुजरात का जो है पश्चिमी भाग है जोन 5 में। तो ये भारत के मानचित्र ये जोन 5 में आता है। और जोन 4 में जो है कलर का दिख रहा है आपको, ये एरिया पूरा जोन 4 में आता है। उससे कम आता है जोन 3 में, और उससे कम होता है जोन 2 में। तो जोन 5 में भारत के पूर्वोत्तर जितने भी राज्य है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ, गुजरात का एरिया, और उत्तर बिहार, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, ये सारा आता है जोन 5 में। वही जोन 4 में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सिक्किम आता है। जोन 3 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड पूरा आता है। और जोन सबसे कम भूकंपीय गतिविधियां होती है जो देश के बाकी क्षेत्र में। देश के लगभग 11% भाग जोन 5 में है। तो ये ज्यादा ही इंपोर्टेंट हो जाता है कि लगभग 11% भाग जोन 5 में है, 18% भाग जोन 4 में है, और 30% भाग जोन 3 में है, और शेष का जोन 2 में है। पश्चिम बंगाल मुख्यतः जोन 3 में आता है, इसके कुछ भाग जोन 4 और जोन 2 में भी आता है। वही उत्तर प्रदेश जोन 4 और जोन 2, जोन 3 ये तीनों में आता है। भूकंप क्या होता है? ये एक प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा के निकलने के कारण जिससे तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में यात्रा करते हुए उससे उत्पन्न होती है भूकंप। ज्यादातर भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों के गतिविधियों के कारण होती है, लगातार हस्तांतरित होती रहती है, क्योंकि नीचे के चिपचिपी या धीरे धीरे बहने वाली मेंटल परत पर जो मेंटल हमारे ऊपरी सीमा है वो तैर रहा है, उसके कारण से होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जहां पे फोकस एरिया उसे बोलते हैं जहां पे भूकंप एक्टिव होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं फोकस एरिया। और जो सतह पर सबसे पहली बार जहां पे भूकंप को देखा जाता है, सबसे पहला झटका होता है क्षेत्र पे होता है, जो सतह पे होता है वो होता है एपिसेंटर, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। ये है मेरा फॉल्ट लाइन, जहां पे दो दरारें उत्पन्न होती, जहां पे दो जो फॉल्ट लाइन है जो आपस में टकराती है या ऊपर की तरफ या एक दूसरे से दूर जाती है, उसे बोलते हैं फॉल्ट लाइन, फॉल्ट स्क्रैप बोलते हैं। ये मेरा फोकस एरिया है और ये मेरा एपिसेंटर। तो सतह पर जो पहली बार जहां पे भूकंप उत्पन्न होती उसे बोलते हैं एपिसेंटर, जहां से भूकंप उत्पन्न होती अंदर गर्तों से उसे बोलते हैं फोकस। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल था, इसरो वैज्ञानिकों के अनुसार शिव शक्ति पॉइंट के अनुमानित आयु कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा 3.7 अरब वर्ष इसकी अनुमानित आयु निकाली गई शिव शक्ति पॉइंट। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों था। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वैज्ञानिकों के द्वारा एक अध्ययन में शिव शक्ति बिंदु पॉइंट की आयु लगभग 3.7 अरब वर्ष होने का अनुमान लगाया। इसरो के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि लैंडिंग स्थल के आसपास का स्थानीय क्षेत्र मुख्य रूप से द्वितीयक क्रेटरों, विशेष रूप से मैग्नीजन्स और बोगुस्लाविस्की क्रेटर के अवशेषों से निर्मित हुआ है।
अब शिव शक्ति पॉइंट क्या है ये देखते हैं। ये है मेरा शिव शक्ति, जहां पे चंद्रयान 3 लैंड किया था चंद्रमा के साउथ पोल के, उसी पॉइंट को बोला नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, तो इसे हम ये देख रहे हैं, ये मेरा है लैंड एरिया है जिसको बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। अगस्त 2023 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडर लैंड करने जिस स्थान पे हुआ था उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है नाम। यह 3 बड़े गड्ढों से घिरा हुआ है। पहला है उत्तर में है मैंजिनस, जिसका आयु 3.9 अरब वर्ष बताया गया है। वही इसके दक्षिण पूर्व में है बोगुस्लावस्की, जो दक्षिण पूर्व में इसे 4 अरब वर्ष बताया गया। वही दक्षिण में है सोमबर्गर, जो इसे 3.7 अरब वर्ष बताया गया है। ये अनुमानित आयु लगाया गया कि इसका इतना एस्टिमेटेड एज है, इस इतना साल पहले ये बना था। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2007 किया गया था, इसका है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV और मार्क 3 से हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश था, जो रूस, अमेरिका और चीन के बाद। वही दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहली बार पहुंचने वाला जो था वो भारत पहला था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा मस्कट, ओमान में इसे आयोजित किया गया है 8वीं हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण 16 से लेकर 17 फरवरी 2025 को मस्कट, ओमान में हुआ है। सम्मेलन का उद्देश्य है कि समावेशिता को बढ़ाना और समुद्री क्षेत्र के भीतर नए साझेदारी को प्रोत्साहन करना। इसमें लगभग 60 से अधिक देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों शामिल हुए थे। 2025 का थीम था वोयाजेस टू न्यू हॉरिजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। हिंद महासागर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और यह क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और हिंद महासागर में चुनौतियों को समाधान करता है। इस सम्मेलन में सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि और विद्वान सब भाग लेते हैं। प्रमुख विशेषता समुद्री सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और भू राजनीतिक शामिल था। हिंद महासागर क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल जो है 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है तथा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे के रूप में भी काम करता है। भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका जैसे 26 तटीय देश इसमें शामिल है। हिंद महासागर के जितना भी आसपास के देश कुल कितने हैं? 26। भारत, श्रीलंका और अफ्रीका के साथ हिंद महासागर वैश्विक कंटेनर यातायात के लगभग 70% और भारत के ऊर्जा आयात के 90% से अधिक ये रास्ता बनाता है। हिंद महासागर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिंद महासागर इंपोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज एक करंट अफेयर्स देख ली। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को हम रिवीजन करते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल था नमस्ते योजना के उद्देश्य के अनुरूप भारत के कौन सा अधिनियम मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंधित लगाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। नेक्स्ट सवाल था भारत के किस राज्य में चाय बागानों के लिए श्रमिकों द्वारा झूमर नृत्य व्यापक रूप से मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा असम के चाय बागानों के द्वारा मनाया जाता है और यह कुछ पश्चिम बंगाल में भी इसे इस तरह झूमर व्यापक रूप से किया जाता है। अगला सवाल था पनामा की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा पनामा सिटी में है पनामा की राजधानी। नेक्स्ट सवाल था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तारीख को अमेरिका के खाड़ी दिवस को घोषणा किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 फरवरी 2025 को अमेरिका का खाड़ी दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। उसी दिन को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के नाम से घोषणा किया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला सवाल था आदि महोत्सव का आयोजन कौन सा मंत्रालय करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है आदि महोत्सव का। अगला सवाल था भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह भारत का पहला और एशिया का भी पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना, बिहार में इसे खोला गया है। तो दोस्तों आज करंट अफेयर्स बतना ही। अगर ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।